Hello all, after a long time. So the very first thing is congratulations. आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। दो एग्ज़ाम देने वाले थे लेकिन एग्ज़ाम हुए नहीं, तो बिना किसी टेंशन के आप सभी ने अच्छे अच्छे अपना 10th पास आउट कर लिया है। थोड़ा बहुत बुरा लगा उन बच्चों के लिए जो कि बड़े रिकॉर्ड्स बना सकते थे। हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्टूडेंट्स, मीन्स 10th A. Well, now we are going to discuss about the new students. हम अब उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम उनके साथ हैं जो कि इस बार क्लास 10th में हैं। एंड here we have already discussed chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe, and now we are going to discuss the chapter 2, that is nationalism in India. तो अभी हम nationalism in India chapter 2 की बात करेंगे। एंड इन दिस वीडियो चैप्टर की जैसे ही आप स्टार्टिंग करते हैं, इन द वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग यू विल गेट द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबसे पहला जो सेक्शन देखेंगे आप चैप्टर में वो यही है, और यहीं से चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सो येस, अगर हम आपको सब्सिक्वेंटली इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सो येस, इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, then emergence of Gandhi ji, then those andolans, then differing strands of movements, etc. All these things will be there. Well, impacts of the first world war. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पर क्या प्रभाव रहा, हम यहाँ पर ये देखेंगे। सो हेयर इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, वॉर के खर्चों में, मीन्स डिफेंस के जो खर्चे थे उसमें बहुत वृद्धि आई। हमारे यहाँ नो, एक्चुअली इन यूरोप, एक्चुअली ऑफ ब्रिटेन। ओके, क्या हो रहा था, ब्रिटेन का जो युद्ध चल रहा था, यूरोपियन कंट्री का जो युद्ध चल रहा था, उसमें जो अब सैनिकों का खाना खर्चा और इतने सारे सैनिक जो मारे जा रहे थे, या फिर हथियार वगैरह की जो कमी का उसको पूरा करना, तो इस सब में खर्चा तो होगा ना। और यस, ये खर्चा ब्रिटेन कहाँ से निकाल रहा था, अपनी कॉलोनीज से। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वी आर द कॉलोनी ऑल्सो एट दैट टाइम, सॉरी वी वर द कॉलोनी, नॉट नाउ, तो हमारे यहाँ भी इस डिफेंस एक्सपेंडिचर का असर रहा। देन आफ्टर प्राइस डबल्ड ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, जो ज़रूरी चीज़ें हुई, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती थी, क्या किया गया, उनके दाम बढ़ा दिए गए। कैसे बढ़ाए गए, टैक्सेस, custom duties were increased and income tax was introduced. दो एक तरह का टैक्स नए टैक्सेस लाए गए, और पुराने जो टैक्सेस थे उन्हें बढ़ा दिया गया। और इस तरह से जो चीज़ें थी हमारे यहाँ रोज़मर्रा की, उन पर लगभग उनके दाम दोगुने हो जाते हैं, डबल्ड, ओके, दोगुने हो जाते हैं। एंड यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग, दैट इज़ द राइज इन टेम्परेचर एक्चुअली द पीपल। फूड शॉर्टेज, खाने की कमी, अनाज की कमी हुई। दो बातें, एक तो ये इधर उधर ले जाना, दूसरा फूड शॉर्टेज बिकॉज ऑफ ड्रॉट और बिकॉज ऑफ दैट हेल स्टॉर्म और सो मैनी थिंग्स, मीन्स फसलें खराब होने की वजह से फूड शॉर्टेज, प्राइस डबल होने की वजह से फूड शॉर्टेज। देन फोर्स रिक्रूटमेंट इन विलेजेस, एंड एक्चुअली दिस इज द पॉइंट व्हेन विलेजर्स were actually furious। या ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो विलेजर्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश भर जाता है, बिकॉज दे वर रिक्रूटिंग द यंग पर्सन ऑफ देयर होम्स। क्या किया जा रहा था, गांव से जो भी लोग थे, उनके जो यंग पर्सन थे, उनकी फैमिलीज़ के, उन्हें ज़बरदस्ती भर्ती करके सेना में भेजा जा रहा था, और सेना में कहाँ, युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए। एंड नाउ यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, एक अनट्रेंड व्यक्ति को आप अगर वॉर फ्रंट पर भेजेंगे, आपको कितने % चांसेस लगते हैं कि वो जिंदा वापस आएगा, शायद ना के बराबर। तो ये जो फोर्स रिक्रूटमेंट था, ये एक्चुअली जानते हुए एक तरह की मौत थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी जनता थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें वो अति वाली फीलिंग आने लगती है। देन इसी के साथ साथ क्लोजर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़,
क्लोजर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज क्या हुआ, या ये वो टाइम पीरियड था जब फॉरेन गुड्स इंडिया में आ चुकी थी, और क्या हो रहा था, फॉरेन गुड्स यहाँ पर अच्छा खासा व्यापार कर रही थी। मीन्स जो बाहर का बना हुआ कपड़ा इंडिया में आ चुका था, बाहर से बनी हुई कई सारी चीज़ें यहाँ पर अपना अच्छा खासा व्यापार कर रही थी, ओके, करोर्स में। सो दीज वर द इम्पैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप समझ सकते हैं, व्यापार उनका हो रहा था, हमारा तो एक्चुअली नुकसान ही हो रहा था ना। सो नेक्स्ट, अब वॉर होने के बाद जब 1918 तक ये लोग आए तो लगा कि हाँ अब शायद सिचुएशन कंट्रोल हो जाएंगी, चीज़ें अब मैनेज हो जाएंगी, बट नो, अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, 1918 and 19 and 20 and 21, these were the period when failure of crops occurred and shortage of food also। क्या हुआ, 1819 और 2021 के बीच ये वो टाइम पीरियड रहा जब फसलें ख़राब हो जाती हैं, और फसलें ख़राब होने की वजह से क्या होता है, एक बार फिर से अनाज की कमी हो जाती है। एंड अभी यहाँ पे बुरा वक्त रुका नहीं था, अभी क्या बचा, अभी हमारे पास ये बचा, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, महामारी फैल जाती है, और इस महामारी में इंडिया के लगभग 12 to 13 मिलियन पीपल मारे जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग मर जाते हैं। सो yes, these 12 to 13 million people were died because of starvation and because to these influenza epidemic। तो भूखमरी से, महामारी से लगभग 12 से 13 मिलियन लोग मारे जाते हैं। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ द वर्स्ट सिचुएशन, ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी। मीन्स ये आपका वर्ल्ड वॉर होने के बाद, मीन्स वर्ल्ड वॉर के टाइम पर तो सब कुछ चल ही रहा था, लोगों को लगा वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा, चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, चीज़ें और बद से बदतर हो जाती हैं। देन यहीं पर होते, जब होता है ना बिल्कुल वो आपने कहीं पर सुना होगा कि जब हर जगह सब कुछ बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, तब कहीं ना कहीं से वो सूरज की रोशनी मिलती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ श्लोक इन महाभारत और भगवद गीता ऑल्सो। तो यहाँ पर जब सब कुछ, सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, ऐसे में एक नए हीरो की एंट्री होती है, एंड दिस वॉज हीरो नन अदर देन महात्मा गांधी। ये कौन था, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने क्या क्या किया, छोटा सा इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सबसे पहले सत्याग्रह का आइडिया, सत्याग्रह के नाम से ही ये ज़्यादा फेमस हुए। देन आफ्टर सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। हाँ, साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का रिहर्सल करके आए थे। अगर आपने इनका एक चैप्टर भी है जिसमें ये स्टोरी दी गई थी अलग से कि वहाँ पर जैसे कलर सेग्रीगेशन की वजह से इन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह का जो भी आंदोलन किया और उसमें सफल भी रहे, तो कहीं ना कहीं उनको रिहर्सल वहाँ से मिल चुका था साउथ अफ्रीका से। तो ये लॉन्च यहाँ पे करने के लिए मीन्स तैयार थे। नाउ मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। सत्याग्रह एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 words, दैट इज सत्य एंड आग्रह। समझते हैं, सत्य, सत्य मीन्स द ट्रूथ। You can understand the word means the clear words, but agraha means to persuade. To persuade means to encourage someone to do something. किसी को किसी चीज़ के लिए encourage करना, okay? सत्य you know for the truth and आग्रह is to persuade means किसी को कुछ करने के लिए encourage करना। Fine, चलो थोड़ा सा और इसे डिटेल में समझते हैं, क्योंकि सत्याग्रही या फिर सत्याग्रह डिफाइन करने के लिए आपके पास किसी न किसी वे में आ ही जाता है। सो यस, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह वॉज अ नॉवल मैथड ऑफ मास एजिटेशन। जन आंदोलन का एक बहुत ही सभ्य तरीका। क्या होता था इसमें? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड अपॉन द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। क्या करता है? ये सत्य पर जोर देता है, ये सत्य पर जोर देता है और सत्य की ही खोज पर जोर देता है। इट सजेस्टेड दैट,
इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, मीन्स अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, एंड इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और अगर अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, सो देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तो आपको अपने विरोधी से लड़ने के लिए किसी भी तरह के शारीरिक हिंसा की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट क्लियरिंग द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी, ये मेरे अपने व्यूज नहीं है। ओके, व्हाट एक्चुअली व्हाट इज द सेंस ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह मीन्स इफ योर स्ट्रगल वॉज फॉर ट्रूथ, अगर आपकी जो लड़ाई है वो सत्य के लिए है और अन्याय के खिलाफ है, तो आपको अपने विरोधी से लड़ने के लिए किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा की ज़रूरत नहीं है। आपको वो गांधी जी वाला वो भी पता है ना, जो लोग कहते हैं एक तरफ कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, दैट इज़ द सत्याग्रही प्रोसीजर। ओके, मीन्स एक टाइम पर क्या होगा, मारने वाले को फील हो ही जाएगा कि येस ही वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके, दिस इज द मेथड ऑफ सत्याग्रही। ओके, सो through non-violent methods, a satyagrahi could appeal the conscience of the oppressor by the power of truth which was bound to win. अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ लीजिएगा, ये सत्याग्रह, आई थिंक इट शुड बी सत्याग्रही। ओके, सत्याग्रही मीन्स द पर्सन हु फॉलो सत्याग्रह सिस्टम। तो सत्याग्रही जो हो बिना किसी अहिंसा के साथ, सत्याग्रही अहिंसा से क्या कर सकता है, अपने अप्रेसर को, अपने विरोधी को जता सकता है। अहिंसा के साथ, सत्य के साथ वो जता सकता है दैट यस उसका जो विरोधी है वो गलत कर रहा है। ओके, सो दिस इज ओवरऑल सत्याग्रह एंड सत्याग्रही। फाइन, सो सत्याग्रह इज व्हाट द सत्याग्रह, द सेंस ऑफ सत्याग्रह वाज if your fight is for truth and against injustice, so yes you can win without any kind of physical force. Okay, so yes, the whole conclusion of this slide is this much only. Now another one, initial stage of satyagraha in India. तो ये तो था सत्याग्रह का मेथड, दैट किस तरह से सत्याग्रह फॉलो अप करते हैं। इनिशियल स्टेज मीन्स सत्याग्रह जो स्टार्टिंग में फॉलो अप किया गया वो कुछ इस तरह से रहा। सबसे पहले जब अगर आपको याद हो, मैं यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली इवेंट्स को डिस्कस करते चलेंगे, सब टाइम टू टाइम हुआ। अब जैसे अगर आपको याद हो 1915 गांधी जी भारत आए हैं 1915 साउथ अफ्रीका से, और आने के दूसरे ही ईयर मीन्स 1916 में उन्होंने अपना पहला आंदोलन किया बिहार चंपारण में, और ये आंदोलन किसके लिए हुआ था, पीजेंट मूवमेंट के लिए हुआ था। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट, चंपारण इन बिहार, पहले समझें। 15 में वो भारत आए, फिर इन्होंने 16 में एक आंदोलन किया, 17 में एक आंदोलन किया, फिर 18 में एक आंदोलन किया, एंड 19 में वो ओवरऑल ही नेल्ड दैट नॉन कोऑपरेशन। खैर 16 में कहाँ पर किया, चंपारण में। क्यों किया, फॉर दीज इंडिगो पीजेंट मूवमेंट। ओके, 17 में कहाँ किया, खेड़ा में, खेड़ा गुजरात। ये कहाँ किस लिए हुआ, फॉर पीजेंट सत्याग्रह फॉर रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। ओके, किसानों के लिए हुआ था, किसानों ने जो डिमांड करी थी, क्योंकि फसल वगैरह ख़राब हो जाती है यहाँ पर, तो किसानों ने जो डिमांड करी थी कि उनका रेवेन्यू या तो कम कर दिया जाए या माफ़ कर दिया जाए, इसके लिए, और इसके सपोर्ट में इन्होंने ये आंदोलन किया था। देन 1918 कॉटन मिल वर्कर्स, इनके वर्किंग आवर्स और वेजेस को लेकर आंदोलन था, तो यहाँ पर इनका साथ दिया, सॉरी। तो ये थे इनिशियल स्टेजेस ऑफ सत्याग्रह। देन आफ्टर इसके बाद क्या हुआ, हम डिस्कस करेंगे नॉन कोऑपरेशन, क्योंकि ये सारे आंदोलन होने के बाद, क्योंकि हम कहाँ तक की कहानी डिस्कस कर चुके हैं, 1918 तक की। 1918 तक की कहानी के बाद अब आता है 1919 एंड दैट विल बी नॉन कोऑपरेशन, एंड नॉन कोऑपरेशन दैट खिलाफत मूवमेंट, ऑल दोज थिंग्स यहीं पर हम डिस्कस करेंगे। 1919 में एक एक्ट पास हुआ, दैट इज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट से जुड़ी हुई घटना है जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ है नॉन कोऑपरेशन। ओके, सो ये उसे हम अगले वीडियो के लिए छोड़ते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, just try to be safe and follow all the precautions
for this COVID. Thank you.